दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपका जो सब्जेक्ट कोड है 806। इस विषय का नाम है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो इस विषय के बारे में आज जो है हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको जो विषय करा दिए गए हैं वो 801 से लेकर के 805 तक के विषय करा दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको समझ लेना अच्छे तरीके से, क्या चीज़ समझाने वाला हूँ। बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है और बड़े क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उनको समझेंगे। बात है कि आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसमें 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी 26 ए बी सी डी करके आप गिनोगे जेड तक तो 26 अल्फ़ाबेट मिलेंगे, इन्हीं को हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। इन 26 में से 5 तो वॉवेल्स होते हैं जिसको हम हिंदी में स्वर के नाम से जानते हैं, और बाकी बचे 5, इसमें 26 में से बाकी बचे कितने, 21। तो ये 21 जो है कॉन्सोनेंट कहलाते हैं जिनको व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया। तो 5 और 21 मिला के टोटल कितने हो गए, 26 हो गए। अच्छा, ये 26 जो अल्फ़ाबेट है ये टोटल मिलाकर के जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये टोटल कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं, 44 साउंड्स। यानी कि जो ध्वनि निकलती है ये 26 अल्फ़ाबेट है, जो आपके स्वर और व्यंजन हैं ये 26 है, मिलकर के 26 हैं टोटल। लेकिन इनसे जो आवाज़ें निकलेंगी, जो ध्वनियाँ निकलेंगी, वो 44 तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं, 44 टाइप्स की ध्वनियाँ निकलती हैं। तो ध्यान रखना है कि आपके 26 अल्फ़ाबेट्स कितने ध्वनियाँ प्रोड्यूस करते हैं, 44। इस बार जो है, हालांकि एमपी बोर्ड ने इसमें ध्वनियों की संख्या बढ़ा करके 45 कर दी है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे जो ऑप्शन आपका 45 आएगा तो 45 पे टिक करना है, अगर 44 आएगा तो 44 पे टिक करना है। ये ध्यान रखना कि अगर 45 भी आता है तो 45 पे टिक कर देना है आपको, क्योंकि एमपी बोर्ड ने एक ध्वनि एक्स्ट्रा काउंट की है जो कि बहुत ही रेयर, या फिर बोलते हैं जिसको एक्सेप्शनल होता है, जिसको हम मानते हैं और कभी कभी नहीं मानते हैं, तो वो ध्वनि भी इसमें ऐड कर दी गई है। तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं टोटल मिला करके आपके। इन 26 में से 5 तो होते हैं वॉवल्स जिसको हम स्वर स्वर कहते हैं, और इस 26 में से 5 निकाल दो तो बच्चे 21। 21 को कॉन्स्टोनेंट कहते हैं जिसको हिंदी में हम व्यंजन कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन मिलाकर के 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ये 26 अल्फ़ाबेट के द्वारा जो है 44 ध्वनियाँ निकाली जाती हैं जिसको हम साउंड्स कहते हैं। तो कितने साउंड्स निकलते हैं, 44। लेकिन एमपी बोर्ड के हिसाब से एक एक्स्ट्रा इसमें ध्वनि जोड़ दी गई है, तो अब 45 ध्वनियों की संख्या हो चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये 5 वॉवेल्स हैं जिसको हम स्वर कहते हैं, इसका नाम है ए ई आई ओ यू। ठीक है, आपने सब बचपन से पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू को हम क्या कहते हैं। ये जो आपके हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये स्वर हैं। ठीक है, अब ये जो स्वर हैं, इस स्वर को अगर हम देखें तो ये 5 ही हैं जिसको हम वॉवेल्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, और इससे जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो कितनी निकलती हैं, 20 साउंड निकलती हैं। यानी कि 20 ध्वनियाँ जो है केवल 5 वॉवेल से कितनी ध्वनियाँ निकलती है, 20 निकलती है। 5 वॉवेल्स से 20 ध्वनियाँ निकलती है जिसको हम वॉवेल्स कहते हैं। ठीक है, और बचे हुए जो 21 कॉन्सोनेंट है जिसको हम व्यंजन कहते हैं, इससे 24 ध्वनियाँ निकलती हैं। तो देखो, 24 तो ये हो गई और 20 ये हो गई, तो 24 और 20 टोटल मिला के कितना हो गया, आपको 44 मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यानी कि दोनों मिला करके इधर से इसको ऐड कर दोगे आप, और इधर से ये 20 तो इधर और आ गया, और ये इधर से आ जाएगा आपका 24। तो ये 24 और 20 कितना हो गया, 44। समझ में आ रहा होगा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। लेकिन एमपी बोर्ड ने इसमें प्लस एक्स्ट्रा करा हुआ है, तो वो मानते हैं कि यहाँ पे 45 ध्वनियाँ होती हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर 44 आएगा तो 44 टिक करना है, लेकिन ऑप्शन में 45 आएगा तो 45 टिक टिक करना है जब साउंड्स की बात हो। ठीक है, ध्वनियों की बात हो। वॉवेल्स का पूछे तो 5 वॉवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट पूछे तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 वोवेल से कितने साउंड से निकलते हैं, तो 20 साउंड से निकलते हैं। 21 कॉन्सोनेंट से कितने साउंड से निकलते हैं, तो 24 साउंड से निकलते हैं। आप समझ चुके हो ये चीज़। आगे बढ़िए, देखिए अब ये 26 जो अल्फ़ाबेट हैं, जो हमने अभी अभी बताया कि 26 अल्फ़ाबेट है। ये 26 जो अल्फ़ाबेट है, इस जिसमें 5 वॉवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 वॉवेल्स जो है 20 साउंड निकालते हैं, 21 कॉन्सोनेंट जो है 24 साउंड निकालते हैं। इनमें क्या होता है, इस 20 में से 12 जो होते हैं उसको प्योर वॉवेल बोलते हैं, और इस प्योर वॉवेल का नाम दूसरा होता है मोनोप्थोंग्स। ठीक है, मोनोप्थोंग्स। और जो दूसरा जो बचे हुए 12 में से 20 में से 12 गया तो बचे हुए 8, 8 को बोलते हैं डिप्थोंग्स। ठीक है, डिप्थोंग्स बोलते हैं इसको, मोनोप्थोंग्स बोलते हैं इसको, डिप्थोंग्स बोलते हैं। और ये जो डिप्थोंग्स होते हैं इनका दूसरा नाम क्या है, इम्प्योर वॉवेल। ये ध्यान रखना है, इनको क्या बोलते हैं हम, इम्प्योर वॉवेल्स। ये बहुत अच्छी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये चीज़ है ना क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपसे। इन्हीं को बोलते हैं इम्प्योर वॉवेल्स, और इसको क्या बोलते हैं, ये जो 12 है इनको मोनोप्थोंग्स बोलते हैं, ये होते हैं प्योर वॉवेल्स। तो आपसे जो है एमसीक्यू कैसा बनेगा, हाउ मैनी मोनोथोंग्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको बताना पड़ेगा, ऑप्शन दिया होगा 1 2 5 12।
तो आपको पता होना चाहिए कि प्योर, और पूछ सकता है मोनोथोंग्स आर ऑल्सो नोन एज, ये मोनोथोंग्स को किस नाम से, दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो प्योर वॉवेल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डिप्थोंग्स को किसी दूसरे नाम से पूछे, डिप्थोंग्स आर ऑल्सो नोन एज, तो आप बताओगे इम्प्योर वॉवेल्स, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात जो हमने समझ ली कि 5 वॉवेल से 20 साउंड निकलते हैं, 20 में से 12 होते हैं मोनोथोंग्स और 8 होते हैं डिप्थोंग्स। 12 जो होते हैं इनको प्योर वॉवेल्स भी बोलते हैं, और डिप्थोंग्स जो 8 होते हैं इनको इम्प्योर वॉवेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये 24 साउंड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट से निकलते हैं, इन 24 साउंड को जो है कॉन्टोइड्स भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इनको क्या बोलते हैं, कॉन्टोइड्स कहते हैं। जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं इनको हम कॉन्टोइड्स कहते हैं। कॉन्टोइड्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स। और वोकोइड्स क्या होते हैं, वोवेल साउंड्स। ये जो वोवेल है, 5 वोवेल है ना, ये 20 साउंड निकाल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं वोवेल साउंड। तो ये ध्यान रखना है, और इनको वोकोइड्स बोलते हैं। तो आपसे बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, एक जरूर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हो, इसको अगर अच्छी तरीके से समझ गए तो आपका जो है यहाँ से एक MCQ आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। कॉन्टोइड्स किसको बोलते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं जो 24 प्रकार के निकलते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, और इनका दूसरा नाम कॉन्टोइड्स है। दूसरा जो वॉवेल्स हैं ये 5 होते हैं, लेकिन इनके 20 साउंड्स निकलते हैं, और इन साउंड्स को जो है क्या बोलते हैं, वोकोइड्स। वोकोइड्स का दूसरा नाम क्या है, वॉवेल साउंड्स, जो कि 20 प्रकार के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैसा बनेगा आपका क्वेश्चन, व्हाट इज लैंग्वेज, यानी कि भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, ये आपको बताना है। आसानी से आप बता सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है। तो भाषा क्या है, भाषा की बात करें तो भाषा क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज लैंग्वेज, यानी कि भाषा क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी भाषा बोलने का एक विशिष्ट रूप है, ठीक है। द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड लिंगुआ, अंग्रेजी शब्द लैंग्वेज जो है ये लेटिन भाषा लिंगुआ से लिया गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है लैंग्वेज इज द सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स the purpose of which is to give expression to the human thoughts and feelings, especially to impart them to others। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, इसमें बोल रहा है कि भाषा जो है मानवीय आदतों का समूह है, ठीक है। क्या है, मानवीय आदतों का, हैबिट्स क्या होते हैं, आदत होते हैं। तो भाषा जो है सेट, सेट मतलब समूह, तो भाषा जो है ये क्या है, मानवीय आदतों का समूह है, जिसका उद्देश्य मानवीय विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करना है, फीलिंग्स को अभिव्यक्त करना है, खास तौर पर उन्हें दूसरों तक पहुंचाना होता है, ठीक है ना। लैंग्वेज की भाषा क्या है, दूसरों तक पहुंचाना होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया लैंग्वेज की डेफिनेशन। इसी तरह से आपको लिखना होगा, ये 2 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 रीजन्स ऑफ रिटार्डेशन इन इंग्लिश, मतलब जो है आपको बताना है कि 2 रीज़न क्या हैं, ठीक है। 2 रीज़न क्या हैं जिसकी वजह से जो है इंग्लिश में जो है कमियां होती हैं, रिटार्डेशन होता है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो यही आपको बताना है, यानी कि पढ़ने में मंदता के कोई 2 कारण लिखिए। आपने हिंदी में पढ़ा होगा मंदता, बुद्धि मतलब लेखन मंदता या लेखन कौशल में कमी के कारण बताइए। तो यहाँ पर जो पढ़ने की बात है, ठीक है ना, यहाँ पर रीडिंग की बात हो रही है। तो राइट एनी 2 रीजन्स ऑफ रिटार्डेशन इन इंग्लिश, यानी कि पढ़ने में मंदता के कोई 2 कारण आपको लिखने हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम बता देंगे कि पढ़ने में मंदता के क्या कारण हो सकते हैं। तो देयर आर 2 रीजन्स ऑफ रिटार्डेशन इन रीडिंग आर गिवन बिलो, अर्थात जो है बताया गया है पढ़ने में मंदता के 2 कारण नीचे दिए गए हैं। पहला जो है यहाँ पर आपको बताया गया है कि पहला हो जाता है आपका फर्स्ट वाला, डिफेक्टिव टेक्स्ट बुक। डिफेक्टिव टेक्स्ट बुक का मतलब क्या हो गया, दोषपूर्ण पाठ्य पुस्तक, ठीक है। और दूसरा जो दिया गया इम्परफेक्ट टीचर्स, यानी कि अपूर्ण शिक्षक, ठीक है, जो है अच्छी तरह से पूर्ण नहीं है, अपूर्ण शिक्षक जो है, ये 2 माने जाते हैं। अब जो है इसमें हम समझा सकते हैं, डिफेक्टिव टेक्स्ट बुक तो है ही, साथ में इम्परफेक्ट टीचर्स हैं। देयर आर लोट ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक इन द टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी जो है क्या होती हैं, प्रिंटिंग संबंधी गलतियां होती हैं। द मटेरियल इज यून अनइंटरेस्टिंग, नॉट वेल graded and selected, and also occasionally does not suit the standard of the students। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो टेक्स्ट बुक होते हैं वो कैसी होती हैं, इनमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं, यानी कि गलतियाँ होती हैं।
इसमें जो सामग्री होती है वो रुचिकर नहीं होती है, मटेरियल जो है अनइंटरेस्टिंग होता है, रुचिकर नहीं होती है, अच्छी तरह से वर्गीकृत और चयनित भी नहीं होती हैं, कभी कभी तो छात्रों के मानक के रूप के अनुसार नहीं होती कि भाई छात्र को कौन सी चीज़ पढ़नी है, कैसी पढ़नी है, उनके मानक के रूप के अनुसार नहीं होती है। तो ये जो है हम बता सकते हैं। इम्परफेक्ट टीचर यानी कि अपूर्ण शिक्षक की बात करें तो रीडिंग नीड्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, some teachers themselves cannot read well, and it that circumstances how can they inspire their students to read more and more। अब यहाँ पे बोल रहा है अपूर्ण शिक्षण यानी कि पढ़ने के लिए जो है सही उच्चारण की आवश्यकता होती है, प्रोनाउंसिएशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। सम टीचर्स देमसेल्व्स नोट रीड कैन नॉट रीड वेल। अब यहाँ पे बोल रहा है, पूरी की पूरी बात समझ लेते हैं। एंड इन दैट सर्कमटेंसेज हाउ कैन दे इंस्पायर दियर स्टूडेंट्स टू रीड मोर एंड मोर। तो कुछ शिक्षक स्वयं ही अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते, तो ऐसी परिस्थिति में वे अपने छात्रों को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें लिखनी होगी, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड हैंड राइटिंग। जो अच्छी लिखावट है उसकी क्या क्वालिटी होती हैं, तो ये आपको बताना है। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं हमारे सामने, इन क्वालिटीज़ में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप याद कीजिए। यानी कि अच्छी लिखावट की जो है क्या क्या गुण होते हैं। तो अच्छी लिखावट के गुणों की बात करें तो इसमें जो पहला गुण जो है यहाँ पे दिया गया है, जो राइटिंग शुड बी लिजिबल, यानी कि जो है लिखावट जो है सुपाठ्य होनी चाहिए, यानी कि कोई भी पढ़ने में जो है उसको दिक्कत ना हो, कोई बच्चा भी पढ़े तो कैसा आराम से पढ़ ले। जैसे कि ये जो राइटिंग आप देख रहे हैं ये तो प्रिंटेड है, इसको कोई भी पढ़ लेगा, 10वीं का बच्चा भी पढ़ लेगा, 8वीं का बच्चा भी पढ़ लेगा और 5वीं का बच्चा भी पढ़ लेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप प्रिंट करके लिखो, लेकिन जो आप लिखोगे सुस्पष्ट लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे समझ में आ गया, लिखावट जो है सुस्पष्ट होनी चाहिए, सुपाठ्य होनी चाहिए, यानी कि सभी के लिए पढ़ने योग्य होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा है इसमें हम बता सकते हैं ये साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है इसमें क्या बोला गया है, तीसरे में बोल रहे हैं हम, यह जो है आंखों को सुखद लगने वाला होना चाहिए, यानी कि आंखों को प्यारा। यार एक तो राइटिंग देखा यार बकवास क्या लिखा है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। इस तरह से चौथे पॉइंट में जो हम बता सकते हैं अक्षर सरल मोटे और स्पष्ट लिपि में होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पांचवें पॉइंट में हम बता सकते हैं अक्षरों के आकार में एक रूपता होनी चाहिए, कोई लेटर बड़ा लिख रहे हैं कोई छोटा लिख रहे हैं तो वो नहीं होनी चाहिए, साइज जो है यूनिफॉर्म होनी चाहिए। उसके अलावा अगला हम बता सकते शब्द को एक दूसरे के बहुत पास नहीं रखना चाहिए, जो भी शब्द हैं उनको जो है बिल्कुल पास नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ हम इसमें और भी बता सकते हैं शब्द और पंक्तियों के बीच जो है उचित और समान जगह होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हम बता सकते हैं इसमें कि बच्चों को सामान्य गति से लिखने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा लिख रहा है तो स्लो ही लिख रहा है, बच्चा लिख रहा है तो बहुत फास्ट ही लिख रहा है। एक सामान्य गति होनी चाहिए जिसमें वो पूरे चीज़ को अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। और उसके अलावा हम बता सकते हैं इसमें एक और पॉइंट, जिसमें हम बता सकते हैं कि अक्षर पूरे लिखने में जो सीधे होने चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन थ्रू। मतलब एक लाइन पे लिख रहे हैं तो लाइन से नीचे नहीं उतर जाएं, कभी लाइन से नीचे उतर रहे हैं फिर चढ़ जा रहे हैं फिर लाइन से उतर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 10वें पॉइंट में हम बता सकते हैं अक्षर थोड़े आगे की ओर होने चाहिए, ठीक है। लेटर जो है थोड़े से आगे की ओर, जैसे कि हम चिपका के लिख देते हैं ना, तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा जो है अक्षर आगे की ओर होने चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारे जो है क्वालिटीज़ है गुड हैंड राइटिंग की, ठीक है ना। लिखावट जो है इसके बहुत सारे गुण हैं, तो इन गुणों की हम बात कर सकते हैं। इसमें 10 गुण आपके सामने प्रकट किए गए हैं, इसमें से आप जो भी 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट याद करना चाहें करें। मैं तो कहूँगा जितने हम लिख के नोट्स में देते हैं उतने के उतने आप जो है पॉइंट्स को याद करें। आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको डिस्कस कर लूँ। सूचना ये है कि आपके जो MPDLED के नोट्स हैं वो उपलब्ध करा दिए गए हैं। आपके MPDLED के नोट्स जो हैं आने वाले अगले महीने की 30 तारीख के बाद जो है इसके प्राइजेस हाइक हो जाएंगे। तो उससे पहले जो भी विद्यार्थी लेना चाहें, पढ़ना चाहें, अपनी नोट्स के माध्यम से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से जो है नोट्स को ले सकते हैं। ये नोट्स जो है उपलब्ध हैं। फर्स्ट ईयर के नोट्स जो हैं वो 499 में ऑल सब्जेक्ट है, सभी विषय आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं, जो आपके दोस्त हों, कलीग्स हों, अगर उनका आपको पता हो या फिर आपके जानकार हैं तो आप उनको बता सकते हैं। सेकंड ईयर के नोट्स जो हैं 599 में ऑल सब्जेक्ट उपलब्ध है। जी पे और फ़ोन पे आप कर सकते हैं, और नंबर यही रहेगा 8469022568, यही जी पे का और फ़ोन पे का नंबर है। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं नोट्स के लिए, और वहाँ पर जो है आपको QR कोड दे दिया जाएगा, आप QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट आएगा विद इन 1 मिनट जो है आपको नोट्स के सारे PDF प्राप्त हो जाएंगे।
तो विश्वास है मुझे कि आपको जिसको भी समय नहीं मिल पा रहा है इनको उतारने का, इन सब चीज़ को लिख के याद करने का, तो आप नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। विश्वास है मुझे कि आप लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, और मैंने बताया था कि एक भी सब्जेक्ट आप छोड़ना मत। एग्ज़ाम से पहले सारे सब्जेक्ट्स कम से कम 3 से 4 बार आपको रिवाइज करके रखने हैं। अगर आप ये गलती करते हो कि सोचते हो कि एग्ज़ाम्स के समय में पढ़ूंगा, तो वहाँ पर जो है आपको मिस्टेक्स देखने को मिलेंगी। एग्ज़ाम में स्कोर कम होने का जो है आपकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी मुझे विश्वास है विद्यार्थी हमारी बातें सुनते हैं, मानते हैं, और वो लोग जो है अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे के आएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द वैल्यू ऑफ स्टडी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। अब यहाँ पे भारत में अंग्रेजी के अध्ययन के महत्व की चर्चा करें। इसी में और पार्ट भी है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द स्टडी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। यानी कि यहाँ बोला गया है, या तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा या फिर क्वेश्चन इस तरह से आएगा। तो भारत में अंग्रेजी के अध्ययन के क्या लाभ हैं ये आपको बताना है, ठीक है। जब इन दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आपका यही रहेगा। तो आपको घबराना नहीं कि अरे मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं था या मुझे समझ में नहीं आया। तो डिस्कस द वैल्यू, वैल्यू की बात करें, ठीक है। भारत में अंग्रेजी अध्ययन का महत्व पूछे तो आप बताओगे यही आंसर। अगर आपसे पूछ लेता है कि भारत में जो है अंग्रेजी अध्ययन के क्या लाभ हैं, लाभ पूछे या महत्व पूछे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। अगर वो वैल्यू पूछता है एग्जामिनर आपसे, तो आपको घबराना नहीं है। वैल्यू के माध्यम से जो है वैल्यू पूछेगा तो भी आपको ही बताना है, अगर एडवांटेज पूछेगा तो भी आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या लिखना है आपको। देखिए, हमें बताना है कि भारत में अंग्रेजी अध्ययन के महत्व क्या हैं, या फिर उसके लाभ क्या हैं। महत्व और लाभ, ठीक है, दोनों में यही आंसर आएगा। पहला तो जो है अंग्रेजी क्या होता है, ये इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो है अंग्रेजी की पहचान है, आप जानते हो। या आप कहीं भी जाओगे अंग्रेजी बोल दोगे। आप हरियाणवी, राजस्थानी, बिहारी, बंगाली, उड़िया कुछ भी बोलोगे, कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप अंग्रेजी थोड़ा सा बोलोगे तो आप जो है उसको समझा सकते हो। अगर वो जानता है तो वो समझ सकता है। इंटरनेशनल का मतलब ये नहीं कि आप अपने ज़िले को छोड़ के दूसरे ज़िले में चले गए तो वहाँ पे पन्ने खां बन गए अंग्रेजी बोल करके, वहाँ पे नहीं समझेगा आपका। लेकिन आप जैसे ही इंडिया छोड़ करके आप बांग्लादेश में जाइए, या फिर आप भूटान चले जाइए, नेपाल चले जाइए, चाइना चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, कनाडा चले जाइए, जो भी विदेशी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाइए, आपको जो है देखने को मिलेगा कि आपकी अंग्रेजी जो है सब लोग समझते हैं। लेकिन आप अगर हिंदी वहाँ पे बोलेंगे, या फिर आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, चाहे आप वो कन्नड़ बोल रहे हों, उड़िया बोल रहे हों, मलयालम बोल रहे हो, बिहारी बोल रहे हों, या यूपी का जो लैंग्वेज है वो बोल रहे हों, ब्रजभाषी हों, हिंदी भाषी हों, तो वो आपका जो है थोड़ा सा दिक्कत करेगा, वहाँ पे वो कोई लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए इसको इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। यही लाभ है इसका, यही इसका महत्व है, यही इसका एडवांटेज है, जिसको हम समझ सकते हैं कि भाई इंडिया में जब हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं, भारत में जो अंग्रेजी का अध्ययन हम करते हैं, उसके क्या लाभ या फिर क्या लाभ है, क्या वैल्यू यानी क्या महत्व या क्या लाभ है, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसको हम आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हम पूरी तरह से बता सकते हैं। इट इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। कभी कभी पूछता है आपसे कि इंग्लिश जो है किसका फर्स्ट लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज आपसे पूछेगा, फर्स्ट लैंग्वेज किसका है ये, तो आपको ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट लैंग्वेज है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चंस बीच में से बनेंगे, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड लैंग्वेज। अब ये सेकेंड लैंग्वेज किसका है, तो सेकेंड लैंग्वेज आपको बताना पड़ेगा ऑफ मैनी कंट्रीज़ लाइक रशिया, जर्मनी, पाकिस्तान एक्सेट्रा। ये इंडिया का भी सेकेंड लैंग्वेज है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि आपने समझ लिया होगा कि क्या है। तो फर्स्ट लैंग्वेज को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको ये चीज़ याद रहे। तो फर्स्ट लैंग्वेज है ये, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज किसका है, और सेकेंड लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है ये सेकेंड लैंग्वेज किसका है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 in 10 पर्सन ऑफ द वर्ल्ड नोज इंग्लिश। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी कि लेकिन फिर भी दुनिया के 10 लोगों में से एक बंदे को अंग्रेजी जरूर आती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हिंदी में बताऊँ तो ये जो है इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो हम बता सकते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा है ना, अंग्रेजी
भाषा जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग की भाषा है। यह इंग्लैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की पहली भाषा मानी जाती है और यह रूस, फ्रांस, जर्मनी, भारत, पाकिस्तान आदि कई देशों के लिए जो है दूसरी भाषा है। दुनिया में 10 में से केवल एक व्यक्ति ही अंग्रेजी जानता है। तो ये चीज़ हम जो है इस माध्यम से समझा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। दूसरा जो इसमें हम आंसर देंगे तो ये है एज ए लिंक लैंग्वेज। लिंक लैंग्वेज का क्या मतलब है? ये संपर्क भाषा के रूप में यूज़ की जाती है। लिंक लैंग्वेज का मतलब क्या है? संपर्क भाषा, यानी किसी से संपर्क करना हो तो हम इस भाषा का जो है यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश इज़ also known as a link language. We can maintain our international relation with the help of English, so it is a link language. यहाँ पे हमने सीधा सीधा बोला कि अंग्रेजी जो है ये अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी की मदद से हम जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रख सकते हैं, इसलिए ये संपर्क भाषा है। आप देखते हो जो भी हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, पार्लियामेंट हाउसेस हैं, वहाँ पर जो भी असेंबलीज हैं, चाहे वो कहीं की असेंबली हो, हमारे जो आप देखते हो फॉरेन जो असेंबलीज मैन हैं, तो सारे के सारे जो आप भाषा आप देखते हो, निर्मला सीतारमण जब भाषण देगी, स्पीच देगी, तो ये इंग्लिश में बात करेगी। और भी जो भी आप देखोगे जो इंटरनेशनली जाते हैं, बाहर का दौरा करते रहते हैं, वो इंग्लिश ज़रूर समझते हैं, इंग्लिश ज़रूर बोलते हैं। तो ये क्या है? एक लिंक लैंग्वेज है, आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। हमारी ज़रूरत को, उनकी ज़रूरत को समझने की, हमारी ज़रूरत को बताने की जो है ये एक लिंक लैंग्वेज है। संपर्क भाषा के रूप में जो है इसको माना जाता है। आप हिंदी में भी हिंदी में भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ये अंग्रेजी जो है ये क्यों जो है एक आपका महत्व, अंग्रेजी सीखना इंडिया में क्यों महत्वपूर्ण है, या अंग्रेजी को इंडिया में सीखने के क्या लाभ हैं। तो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो आपको अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है ना, उसके बाद आपको कठिनाई नहीं होगी। अगला जो हम बता सकते हैं एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज। अब लाइब्रेरी लैंग्वेज की बात करें तो सभी जगह पे जो पुस्तकें हैं ना आपको मिल जाएंगी पूरी की पूरी अंग्रेजी में। सभी जगह की पुस्तकें जो है आपको अंग्रेजी में मिल जाएंगी। तो ये क्या है? ये आपका जो है ये लाइब्रेरी लैंग्वेज है, यानी कि पुस्तकालय के भाषा के रूप में हम इसको जानते हैं। गुड रेफरेंस बुक्स आर फाउंड इन इंग्लिश, स्पेशली इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। In fact, English as an important library language plays a vital role in higher education. अब हम बात करें तो समझ लीजिएगा कि जो है ये पुस्तकालय भाषा के रूप में क्यों विशिष्ट है, कि विशेष रूप से जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो टेक्नोलॉजी की बुक्स हैं, वो अच्छी जो बुक हैं, वो किताबें जो है आपको अंग्रेजी में ही मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? अंग्रेजी में ही मिलती हैं। और वास्तव में महत्वपूर्ण पुस्तकालय की भाषा के रूप में जो है इसको माना जाता है, क्योंकि उच्च शिक्षा में जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आप हिंदी नहीं पढ़ते। कभी भी आप पीएचडी करेंगे और जो भी आप हायर एजुकेशन में डॉक्टरेट की पद्धति करते हैं, या फिर आप अभी डॉक्टरी करने वाले हैं, या फिर आप लॉ करने वाले हैं, तो उस समय जो है आप जितनी भी सिस्टम सीखेंगे वो सारी की सारी जो भाषाएं होंगी उनकी पुस्तकें आपको अंग्रेजी में ही पढ़नी होंगी। लोअर लेवल लेवल तक तो डीएलएड बीएड तक तो चलता है। इंजीनियरिंग भी, खासकर आप इंजीनियरिंग करने चाहिए, इंजीनियरिंग की सारी पुस्तकें जो है अभी तक अंग्रेजी में ही है। हालांकि गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि आने वाली शिक्षा नीति में जो है आप जो है इनको मल्टी लैंग्वेजेस में पढ़ पाएंगे, लेकिन जो है मेन जो है आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अभी तक अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं। इसके बाद जो है एज ए विंडो हम बात करें तो ये जो है एक खिड़की के रूप में भी देखी जाती है। विंडो का मतलब क्या है? ये जो है ये एक विंडो है मॉडर्न वर्ल्ड का। ठीक है, एज ए विंडो जो है इसको हम बता सकते हैं। तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू ने ये बताया था, उन्होंने कहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसने बोला था, ये स्टेटमेंट किसका है। तो यहाँ पे पीएम पंडित नेहरू जो हैं इन्होंने कहा था कि इंग्लिश इज़ क्या है? इंग्लिश इज़ आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, इसको एमसीक्यू बनता है, ये एमसीक्यू पूछा भी गया है एक बार। तो ये चीज़ आपको अगर ध्यान रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि अंग्रेजी आधुनिक दुनिया में हमारी प्रमुख खिड़की है। ठीक है, आधुनिक दुनिया में हमारी प्रमुख खिड़की है। भाई जितनी दुनिया मतलब आपका विकसित हो रही है उतनी ज़्यादा अंग्रेजी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। दीज डेज एवरी कंट्री नीड्स अदर कंट्रीज हेल्प इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड टेक्निकल मैटर्स। इन दिस वे इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज विच प्रिवेंट्स आवर आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन मतलब हमारे बीच की दूरियां ना बढ़े, इसका मतलब है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है, सो इट इज़ ए मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि इन दिनों जो है, नहीं, 20 डेज की बात हो रही है, तो इन दिनों जो है क्या हो रहा है? इन दिनों
जो भी हमारे देश के राजनीतिक या फिर किसी भी देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या तकनीकी मामले हैं, वो दूसरों देश को अगर मदद करना चाहते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश ही एक मातृभाषा है जो दुनिया से अलग थलग होने से, आइसोलेशन से हमें बचाती है, रोकती है। सो इट इज़ द मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके बाद जो हम बता सकते हैं लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, ये क्या अभी बताया था मैंने, लॉ। जो भी लैंग्वेज हैं कोर्ट्स की, ये सारे के सारे जो हैं आपके कैसे हैं, आपके जो है ये कोर्ट की लैंग्वेज मानी जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोर्ट का लैंग्वेज भी इंग्लिश ही है। इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स रोट एंड अनाउंस देयर डिसीजन इन इंग्लिश। जो डिसीजन जो है वो लिखा है इसको ताउम्र का वो देते हैं, सजा देते हैं या फांसी दे दो, तो वो हिंदी में नहीं लिखते हैं। वो सारे के सारे जजेस जितने भी फैसला सुनाते हैं, इसको 15 साल की जेल होती है, 13 साल की जेल होती है, 8 साल की जेल होती है, हैं। तो ये सारे के सारे जो अपने स्टेटमेंट लिखते हैं वो सारे के सारे किस में लिखते हैं, इंग्लिश भाषा में लिखते हैं। तो ये न्यायालय की भाषा भी है। क्या है, ये न्यायालय की भाषा है। और न्यायालय की भाषा जो है अंग्रेजी ही मानी जाती है। इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। अंग्रेजी जो न्यायालय की भाषा थी। जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स रोट एंड अनाउंस देयर डिसीजन इन इंग्लिश। ठीक है। इसके बाद हम बता सकते हैं लैंग्वेज ऑफ ट्रेड इन इंडस्ट्री। अब ये लैंग्वेज ऑफ ट्रेड इन एंड इंडस्ट्री भी है भैया। क्या है, व्यापार और उद्योग की भाषा भी अंग्रेजी ही है। आप देख सकते हो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, पता नहीं बहुत सारे बच्चे अभी तो नौकरी कहीं ना कहीं कर रहे होंगे आजीविका चलाने के लिए, उनके माता पिता नौकरी कर रहे होंगे, उनके भाई बहन नौकरी कर रहे होंगे। तो उनसे आप पूछिएगा कभी कि आपके जो ऑफिसेज में हैं, आप जहाँ पे व्यापार करते हैं, जिन ऑफिसों में आप जाते हो नौकरी करते हो, क्या वहाँ पे अंग्रेजी का महत्व है या नहीं है। तो वो बताएंगे हर चीज़ तो अंग्रेजी में, वहाँ पे थोड़ी हिंदी में लिख करके हम बताते हैं। हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं वो सारे अंग्रेजी में ही बनते हैं। वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिक्योर होते हैं वो अंग्रेजी में ही होते हैं, क्योंकि दूसरी जब पार्टी आएगी आपके इंडस्ट्री को या फिर आपके व्यापार को देखने, तो वो आपकी हिंदी भाषा नहीं पड़ेगी, वो अंग्रेजी में ही डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, क्योंकि वहाँ से जो बंदे आएंगे वो अंग्रेजी को प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजी जो है बिकम द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। बिजनेसमैन एंड मर्चेंट्स यूज इंग्लिश फॉर पर्पज ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। यानी कि जो आचार विचार है, जो व्यवसायी भाषा जो है वो कैसी है, बिजनेसमैन और मर्चेंट्स जो व्यापारी होते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, वो अंग्रेजी भाषा को ही जो है एक उपयोग करते हैं एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में, कॉरेस्पॉन्डेंस करने में, संचार के माध्यम में। ठीक है, तो ये सारी सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन कैसा है, यहाँ सजेस्ट राइटिंग टिप्स फॉर इम्प्रूविंग राइटिंग स्टाइल। अब राइटिंग स्टाइल अगर आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है, अच्छा करना है, तो उसके लिए जो है आपको बताना है कि क्या क्या जो है आप जो है टिप दे सकते हैं। टिप्स की बात हो रही है ना, तो टिप्स आपसे पूछा गया है। तो टिप्स तो बहुत सारी हैं, आप जितने चाहें टिप्स लिख सकते हैं। इसमें मैंने कुछ टिप्स तो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। यानी कि लेखन शैली जिसको बोलते हैं, या लेखन कौशल को जो है सुधारने के लिए क्या टिप्स यानी कि युक्तियाँ हम जो है सुझा सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेखन कौशल, हमारी जो लिखने की कला है उसको अगर सुधारना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम जो छोटे छोटे पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो है कैसा हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा जो है सक्रिय आवाज़ का उपयोग करेंगे। एक्टिव वॉइस को सक्रिय आवाज़ कहा जाता है। और ठीक है, इसके अलावा जो है हम बताएं अपने लेखन में जो है हम सीधे रहेंगे, मतलब ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं लिखेंगे। चूज़ द वर्ड वाइजली, और जो है अपने शब्दों का चयन बुद्धिमानी से करेंगे। साथ ही साथ जो हम बता सकते हैं जहाँ भी संभव हो छोटे वाक्यों का प्रयोग करेंगे। और उसके अलावा जो है हम बता सकते हैं अपने काम की समीक्षा करेंगे और उसको संपादित करेंगे, रिव्यू करेंगे, एडिट करेंगे। अगर हमारा जो काम है देख रहे हैं कि यार यहाँ पे अक्षर सही नहीं लिख रहा हूँ, तो इस अक्षर को मैं सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, मेरा राइटिंग सही नहीं है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हम इसमें बता सकते हैं। और भी पॉइंट लिखना चाहते हैं, नीचे आपको मैंने 2 पॉइंट और दिए हुए हैं, इनको भी आप बता सकते हो कि भैया ये भी इसमें पॉसिबल है। तो ये सारे के सारे जो है आंसर्स हो जाते हैं। एक जो है आप बता सकते हैं यूज़ नेचुरल और कन्वेंशनल टोन, यानी कि स्वाभाविक बातचीत करने का लहजा जो है प्रयोग करेंगे। ठीक है। और उसके अलावा जो है रीड रिवोन रिनोव्ड बुक्स बाय ऑथर्स विद डिफरेंट स्टाइल राइटिंग स्टाइल्स। तो यहाँ पर जो है विभिन्न लेखन शैलियों वाले लेखकों की जो है पुस्तकें हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आप जो भी अपना पॉइंट याद करना चाहिए सारे पॉइंट याद करें। मैं तो कहता हूँ जब भी मैं नोट्स देता हूँ तो मेरे सारे नोट्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन नोट्स को ज़रूर आप पूरा का पूरा प्रिपेयर करें। राइट, सॉरी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर सोसाइटी। पहले हमने पढ़ा था कि नीड क्या है, या वैल्यू क्या है, या इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया में। अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन की, कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया हमारे सोसाइटी में जो है इसकी क्या आवश्यकता है। तो हमारे सोसाइटी में जो आवश्यकता है, आप जानते हो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी इसकी आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी का मतलब हो गया समाज।
तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन है, हमारे समाज में अंग्रेजी भाषा की क्या ज़रूरत है। तो हम जो है यहाँ पर आंसर लिख देंगे, नोइंग इंग्लिश इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ गेटिंग ए जॉब, गुड जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी विद इन यूर होम कंट्री और फॉर फाइंडिंग वर्क अब्रोड। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, द मीडिया एंड द इंटरनेट, सो लर्निंग इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सोशलाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट एज वेल एज वर्क। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है अंग्रेजी जानने से जो है आप अपने देश में ही किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में जो है, मल्टीनेशनल कंपनी में क्या कर सकते हैं, जो है जॉब पा सकते हैं, अच्छी नौकरी पा सकते हैं, या फिर आप विदेश में काम करने की आपकी संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। ठीक है। उसके अलावा हम बता सकते हैं यह जो है अंतर्राष्ट्रीय संचार, जो भी आपकी भाषा जो है, जिसमें हम कह सकते हैं यह अंतर्राष्ट्रीय संचार, मीडिया और इंटरनेट की भाषा भी है, इसलिए अंग्रेजी सीखना सामाजिक मेल जोल और मनोरंजन के साथ साथ काम करने के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल इन लर्निंग ए लैंग्वेज। भैया किसी भाषा को सीखने में सुनने के कौशल की क्या आवश्यकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सोचो कि मैं तो दो चार क्वेश्चन छोड़ दूंगा यार, नहीं याद हो रहे हैं, तो ऐसी गलती करना मत, भूल से भी। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाषा सीखने में सुनने के कौशल का क्या महत्व है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, भाषा सीखने में सुनने का कौशल का क्या महत्व है, तो हम यहाँ पे कुछ 6 पॉइंटों के माध्यम से समझा सकते हैं। पहला पॉइंट जो है, लिसनिंग स्किल अलाउस द लर्नर टू स्टडी द साउंड, रिदम, स्ट्रेस एंड इनोंसिएशन ऑफ वर्ड इन द लैंग्वेज। सुनने का कौशल सीखने वाले को भाषा में शब्दों की ध्वनि, लय, उसमें कितना तनाव है, कितना ठहराव है, स्वर का अध्ययन करने की अनुमति देता है। ठीक है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट में हम बता सकते हैं, लिसनिंग स्किल अलाउ लैंग्वेज लर्नर्स टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एसेंट, टोन, पिच एंड अदर वोकल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। हम बता सकते सुनने के कौशल से भाषा सीखने वालों को भाषा के उच्चारण, स्वर, उसके पिच और अन्य जो पहलू हैं उसको समझने की जो है इजाज़त मिलती है। लिसनिंग स्किल असिस्ट द लैंग्वेज लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द स्पीड एंड फ्लो ऑफ लैंग्वेज। अब जो है सुनने के कौशल से भाषा सीखने वालों को भाषा की गति और उसको प्रवाह को समझने में जो है सहायता मिलती है। इसके अलावा लिसनिंग स्किल ऑल्सो हेल्प द लर्नर ऑफ द लैंग्वेज हेल्प अंडरस्टैंडिंग, एसोसिएट वर्ड विद मीनिंग एंड लर्न न्यू वर्ड ईजियर एंड फास्टर। तो यहाँ पे बोला गया है कि सुनने के कौशल से भाषा सीखने वालों को शब्दों को समझने और अर्थों के साथ जोड़ने और नए शब्दों को आसानी से और तेजी से सीखने में भी मदद मिलती है। पांचवें पॉइंट में, लिसनिंग मेक्स लर्निंग ग्रामर रूल्स ईजियर। सुनने के कौशल से जो है व्याकरण के नियमों को सीखने में आसानी होती है। इसमें अगला जो है, लिसनिंग इंट्रोड्यूसेस द लर्नर टू द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सप्रेशंस एंड आइडम्स। तो यहाँ पे जो बोला गया है, सुनने से सीखने वालों को जो है सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली अभिव्यक्तियाँ जो होती हैं और मुहावरों से परिचित कराया जा सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी की क्या विशेषताएं हैं, ये हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में। दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी की क्या विशेषताएं, ये हमसे पूछा गया है। तो हम बता सकते हैं कि दूसरी भाषा के रूप में जो है क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। पहली हम बात करें तो हम बता सकते हैं अंग्रेजी जो है एक आदर्श भाषा है। ठीक है। इंग्लिश इज़ एन आइडियल लैंग्वेज। आइडियल लैंग्वेज का मतलब होता है आदर्श भाषा। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट में हमने बताया है, ए लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इफ इट हैज़ इट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक भाषा जब ही आदर्श मानी जा सकती है, सॉरी, प्रगतिशील मानी जा सकती है, जब उसका अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य हो। ठीक है। कभी भी कोई भाषा तभी प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव का मतलब है प्रगतिशील, तभी मानी जा सकती है प्रगतिशील जब उसका कोई भूत, वर्तमान और भविष्य हो। तीसरे पॉइंट में, इंग्लिश हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। अंग्रेजी के पास अपने शब्द हैं, वाक्यांश हैं और अपनी वाक्य प्रणाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें आप बता सकते हो, द फिनोमेन्स और मोरफेम्स एंड सिंटेक्स विच आर द पार्ट ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर आर इट्स ऑन। तो यहाँ पर जो बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका जो ध्वनि है, ठीक है, जिसके इसकी जो ध्वनियाँ हैं, इसके जो रूपीम हैं या वाक्य विन्यास जो इसको बोलते हैं, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे खुद अंग्रेजी के अपने हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बता सकते हैं इसमें कि भैया इंग्लिश हैज़ इट्स ओन ग्रामर।
और अंग्रेजी भाषा जो है इसका अपना एक व्याकरण है। इंग्लिश हैज़ इट्स ओन स्क्रिप्ट, और अंग्रेजी भाषा की एक अपनी ही लिपि है। साथ ही साथ इंग्लिश हैज़ ए वास्ट ट्रेजर ऑफ लिटरेचर विच टचेस एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। और अंग्रेजी में साहित्य का विशाल खजाना है। ठीक है, साहित्य जितने भी आप लिटरेचर्स पढ़ेंगे ना वो सारे के सारे आपको मैक्सिमम जो है अंग्रेजी में मिलेंगे। ठीक है, जो जीवन के हर हिस्से को जो है छूता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग स्किल। अब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है लिसनिंग स्किल का, तो हमारे श्रवण श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या होते हैं ये हमसे पूछा गया। श्रवण कौशल के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं भाई श्रवण कौशल के ये विभिन्न उद्देश्य हैं। यानी कि हमारे सुनने के जो कौशल है उसके क्या उद्देश्य हैं। हम जो चीज़ सुनते हैं, जैसे आप सुन रहे हैं अभी, तो इसके क्या उद्देश्य हैं। तो इसका पहला उद्देश्य की बात करें तो गेट द सेंस ऑफ वाट एजुकेटेड स्पीकर इज स्पीकिंग ऑन ए जनरल सब्जेक्ट एट नॉर्मल स्पीड। यहाँ पे बोला गया है कि यह समझना कि एक शिक्षित वक्ता, जो एजुकेटेड वक्ता है, वो सामान्य विषय पर सामान्य गति से क्या बोल रहा है। ठीक है, रिसीव ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस। भैया हमारे को जो लिसनिंग स्किल है, सुनने की कौशल है, उसका क्या उद्देश्य है। उसका ये भी उद्देश्य है कि आदेश या निर्देश जो भी हमारा को मिलेगा उसको प्राप्त करना, रिसीव करना। अंडरस्टैंड कन्वर्सेशन ऑफ एवरेज टेम्पो lecture talks on the radio news broadcast and running commentaries on मैचेस एटसेट्रा। अब सुनने का क्या फ़ायदा, अभी तो आप आईपीएल भी देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई औसत गति से जो बातचीत हो रही है उसमें कैसा बातचीत हो रही है, रेडियो पर कैसी बातचीत हो रही है, समाचारण प्रसारण में कैसी बातचीत हो रही है, या मैचों में चलने वाली टिप्पणियाँ जिसको कमेंट्रीज बोलते हैं, ये कैसी हो रही हैं। इन आदि को समझने के लिए जो है लिसनिंग कौशल की आवश्यकता होती है। पे अटेंशन टू एंड वैल्यू द अदर्स पीपल्स पॉइंट्स ऑफ व्यू। यहाँ पे बोला गया दूसरे लोगों के दृष्टिकोण पर ध्यान देना और उसको महत्व देने के लिए भी लिसनिंग कौशल क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हम लिख देंगे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चन बनता है वाई इज़ इंग्लिश इम्पोर्टेंट नाउ डेज। आजकल के दिनों में जो है इंग्लिश क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है कि भैया आजकल के दिनों में जो इंग्लिश की महत्व है इतने बढ़ गई है। हर लोग बोलता है कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता हूँ, इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहता हूँ। कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ तो बात इंग्लिश से ही शुरू होती है। तो यही बात कह रहा है कि आजकल अंग्रेजी में क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं। जब आप देखो यहाँ पे इंग्लिश इज़ मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज अमोंग द फॉरेन लैंग्वेज स्पीकर्स। तो विदेशी भाषा बोलने वालों के बीच में जो अंग्रेजी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। थ्रू आउट द वर्ल्ड व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज़ want टू कम्युनिकेट दे कॉमनली यूज इंग्लिश लैंग्वेज। और पूरे विश्व की बात करें या पूरे दुनिया में जब अलग अलग देशों के लोगों को संवाद करना होता है तो वो आमतौर पर अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपस में बातचीत के लिए अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। मोर ओवर स्पीकिंग इंग्लिश विल इनेबल यू टू कॉन्टेक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड टू ट्रेवल मोर ईजिली। और इसके अलावा जो है अंग्रेजी बोलने से आप दुनिया भर के लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, और जो है आप आसानी से जो है कहीं पर यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। तो औपचारिक और अनौपचारिक जो लेटर्स होते हैं इसमें क्या जो है भिन्नता है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपसे पूछा गया है। भैया मेन जो है आप डिफरेंसेस क्या बता सकते हैं इसमें। और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जाता है हर बार जो है आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। या औपचारिक और अनौपचारिक जो सॉरी लेटर्स जो है, पत्र की बात हो रहा है। लेटर्स वो अंग्रेजी वाले लेटर्स की बात नहीं हो रहा है, ये लेटर्स जो है पत्र है। तो यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक जो है पत्र, उनमें क्या अंतर है। तो ए लेटर इज सेड टू बी इनफॉर्मल व्हेन इट इज रिटन इन ए फ्रेंडली मैनर टू समवन यू आर फैमिलियर विद। अब यहाँ पे बात करें कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है। एक पत्र को अनौपचारिक जब ही कहेंगे जब वह मित्रता पूर्वक तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति को लिखा जाता है जो आपसे संबंधित है, जिसको आप जानते हैं। ठीक है, अपने आपका जो है परिचित है। यानी कि मित्र हो गया, पिता पुत्र पत्नी भाई बहन चाचा ताऊ रिश्तेदार, और भी जो भी आपके रिश्ते में आते हैं फ्रेंड्स से लेकर के, उनको जब लिखते हैं तो वो सारे के सारे इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं, यानी कि अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। और फॉर्मल लेटर जिसको औपचारिक पत्र कहते हैं आर रिटेन फॉर ऑफिशियल और
प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल लेटर्स आर यूज फॉर कैजुअल एंड पर्सनल कम्युनिकेशन. अब यहाँ पे बताया गया है कि जो औपचारिक पत्र हैं वो आधिकारिक, जो आपका ऑफिशियल होता है ना, आधिकारिक या फिर प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक संचार के लिए जो है लिखे जाते हैं. और दूसरी ओर जो हम बता सकते हैं, अनौपचारिक पत्रों का उपयोग जो है आकस्मिक और व्यक्तिगत संचार के लिए किया जाता है. यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर जो है ये किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, ये आकस्मिक हैं, जो कि आपका बता सकते हैं यूज़ फॉर कैजुअल. कैजुअल मतलब होता है आपका बिल्कुल आकस्मिक, और पर्सनल मतलब व्यक्तिगत रूप के संचार के लिए किया जाता है. तो आप चाहें तो इस पॉइंट को नहीं भी लिखेंगे, लेकिन ये दो पॉइंट आपको लिखने होंगे. ये वाला ना लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, लेकिन बहुत ईजी सा है, आप जानते हो. ऑन अदर हैंड जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं ये यूज़ होते हैं कैजुअल और पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, आपसी बातचीत के लिए, ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ के लिए. व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए लैंग्वेज. तो लैंग्वेज की मेन कंपोनेंट्स जो है डिक्शनरी है, साउंड सिस्टम है, स्पेलिंग एंड अल्फ़ाबेट है, फॉर्म्स एंड सिंटेक्स है, ठीक है. इसी तरह से व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग. अब यहाँ पे टाइप्स पूछा गया है लिसनिंग के, तो यहाँ पर जो है आपको 6 लिसनिंग के प्रकार मिलेंगे, जो कि आपका पहला हो जाता है जिसको हम एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं, ठीक है. दूसरा जो है आपका वो साइलेंट लिसनिंग हो जाता है. तीसरा जो है एम्फैथिक लिसनिंग हो जाता है. चौथा जो है आपका एप्रिसिएटिव लिसनिंग हो जाता है. इसके बाद जो है आपका एवुलेटिंग लिसनिंग हो जाता है. और उसके बाद जो है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग हो जाता है. तो ये 6 प्रकार के लिसनिंग है. आपका एमसीक्यू कभी कभी बनता है, कभी फिलअप्स बनता है कि हाउ मेनी टाइप्स आर लिसनिंग आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो फिर आपको बताना होगा, तो कैसे बताओगे, आपको पता होगा तभी बताओगे. तो ये सारे के सारे 6 प्रकार है. 6 प्रकार के नाम जो है आपको कम से कम याद होने चाहिए. नाम जरूर याद रखें. भले ही आप जो है इसको पूरा ना लिख पाएँ, लेकिन नाम ज़रूर लिखें. नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये नहीं लिख सकते हैं कि लिसनिंग के कितने प्रकार हैं, तो ये बहुत ही दुखद बात हो जाएगी, ठीक है. तो ये आपको बताना है कि भैया जो लिसनिंग है उसके कितने प्रकार हैं. तो इसके 6 प्रकार होते हैं. पहला जो है एक्टिव लिसनिंग, जिसको हम सक्रिय श्रवण कह सकते हैं. सक्रिय श्रवण या सक्रिय रूप से सुनना, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग. दूसरा जो होता है, इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्पीकर. इसमें क्या होता है कि इसमें वक्ता द्वारा जो भी बोल रहा है उसके द्वारा दिए गए संदेश या सूचना को समझना शामिल होता है. और सेलेक्टिव लिसनिंग क्या होता है, इसमें चयनात्मक लिसनिंग होती है. मुझको क्या सुनना है नहीं सुनना है वो होता है सेलेक्टिव लिसनिंग, यानी चयनात्मक सुनना या समझना, ठीक है. तो सेलेक्टिव लिसनिंग में क्या हो जाएगा, इट इंक्लूड्स लिसनिंग टू व्हाट इंटरेस्ट द लिसनर, दैट द लिसनर पेज अटेंशन टू ओनली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. तो इसमें जो है, इसमें वह सुनना शामिल होता है जिसमें श्रोता की रुचि होती है. जो सुनने वाला हो उसको अच्छा लगता है वही चीज़ सुनेगा. श्रोता केवल विशिष्ट जानकारी, जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, उसी को इसमें प्राप्त करता है, उसी की ओर ध्यान देता है. इसके बाद एम्पैथिक लिसनिंग आ जाती है, जिसको सहानुभूतिपूर्ण सुनना बोलते हैं, ठीक है. तो सहानुभूतिपूर्ण जो है सुनना, उसका मतलब क्या होता है, ये इट्स रिक्वायर्स पेशेंस फ्रॉम द लिसनर्स एंड. यानी कि इसमें जो है श्रोता की ओर से धैर्य की आवश्यकता होती है. श्रोता जो सुनने वाला होता है वो बहुत ही सावधानी से यानी आराम से सुने. द लिसनर मस्ट हैव एम्पैथी टुवर्ड्स व्हाट द स्पीकर सेज. यानी कि इसमें जो है इसके प्रति जो श्रोता को जो सहानुभूति रखनी पड़ती है, भाई एम्पैथी रखनी पड़ती है कि वो क्या कह रहा है और उसको जो है मुझे सुनना ज़रूरी है, ठीक है. एप्रिसिएटिव लिसनिंग हो जाता है, जिसको प्रशंसात्मक सुनना कह सकते हैं. It is the type of listening in which the listener listens to the information that will appreciated by him and can be used to fulfill his goals, and it is done for pleasure and enjoyment. अब यहाँ पे बोल रहा है कि यह सुनने का वह प्रकार है जिसमें श्रोता उस जानकारी को सुनता है जिसकी उससे सराहना होगी, ठीक है. जिससे मतलब उस चीज़ को सुन लेगा और कहीं जाके वो बोलेगा तो उसकी ही सराहना होगी, जिससे उसकी सराहना होगी. और उसका उपयोग जो है अपने लक्ष्यों को पूरा करने में उसका कर सकता है. साथ ही साथ जो है उसको अपने आनंद के लिए भी जो है वो इसका उपयोग कर सकता है. फिर एवल्यूटिंग यानी कि मूल्यांकन सुनना होता है. इट इंक्लूजेस द कंटिन्यूस एवोल्यूशन ऑफ व्हाट एंड हाउ द स्पीकर इज स्पीकिंग बाय द लिसनर, ठीक है. तो इसमें मूल्यांकन सुनना में क्या होता है, इसमें श्रोता द्वारा जो है वक्ता क्या और कैसे बोल रहा है इसको निरंतर रूप से जो है समझ रहा है कि भाई ये क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है, ठीक है. इसके बाद है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग. तो इसको बोलते हैं विवेकपूर्ण सुनना, ठीक है. इट इज़ टाइप ऑफ लिसनिंग इन विच लिसनर चूजेस टू लिसन टू सम एस्पेक्ट ऑफ मैसेज इंफॉर्मेशन दैट आर सिग्निफिकेंट टू द हिम हर and ignore other aspects which are not required.
इसमें क्या होता है, विवेकपूर्ण सुनने का मतलब है वो शांति से सुन तो रहा है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को समझेगा, उन्हीं पहलुओं को या उन्हीं संदेश को जो है वो शामिल करेगा जिसके लिए जो है उसके लिए वो जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी पहलुओं को वो अनदेखा कर देगा जो उसके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये कितने लिसनिंग हो गए, 6 लिसनिंग होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर बैरियर्स टू लिसनिंग। अब यहाँ से जो सुनने का कौशल है उसमें क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं। तो लेक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो आप जो है उसको नहीं सुनोगे। ठीक है ना, उसके अलावा और बताओ, और भी बता सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जैसे कि मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, लेक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, साथ ही साथ सेलेक्टिव लिसनिंग, आप जो है कुछ सेलेक्ट जो है सेलेक्ट करके सुनते हो। एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं इसमें, ठीक है, जिसमें नॉइज़ हो सकता है, आपका बाहर से शोर आ रहा है, आप नहीं सुन पा रहे हो। थिंकिंग वाइल लिसनिंग, अब आप सुन रहे हो लेकिन ख्यालों में कहीं और खोए हुए हो, तो ये भी आपका एक जो है बैरियर है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो जाए। तो ये सारे के सारे आंसर्स हो गए। नेक्स्ट जो है, व्हाट आर द वेज टू बिकम एन इफेक्टिव लिसनर, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जो आपको एक प्रभावी श्रोता बना सकते हैं, सुनने वाला बना सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये तो फैक्टर्स आसानी से आपको याद हो जाएंगे, बहुत ही एक एक लाइन के हैं, इनको कर लोगे आप। आइए नेक्स्ट जो है आपका, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग, एक्सप्लेन देम। अब ये रीडिंग के ऊपर जो है ना क्वेश्चन आपको बहुत सारे बनेंगे। पहला तो है इन्फ्रेंटियल रीडिंग। ठीक है, इन्फ्रेंटियल रीडिंग आपका पहला हो जाता है। फिर एनालिटिकल रीडिंग होता है जिसमें हम जो है एनालाइज करते हैं। फिर एक इंटेंसिव रीडिंग, क्वेश्चन आता है इंटेंसिव रीडिंग, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंटेंसिव रीडिंग। फिर आपका आता है एक एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में। ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है। फिर आता है आपका, इस कुछ क्वेश्चन बनेगा एक तो आपका स्कीमिंग क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये सारे बनेंगे जो हाईलाइट, देखो ध्यान रखो, ये मत सोचना कि क्वेश्चन आपका केवल आप जो पढ़ लिया क्वेश्चन मेन ये वाला ही और यही आएगा, ऐसा नहीं है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन आप आंसर देख रहे हो ना, यही क्वेश्चन बनेंगे। स्कीमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, ये भी आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका हमने बता दिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो रीडिंग है वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो इनको हम बता सकते हैं, सावधानी से समझा सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंशियल रीडिंग को हम बोलते हैं अनुमात्मक पठन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी लिखित जानकारी होती है उसको हम जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट यानी समझ लेते हैं, पचा लेते हैं। ठीक है, और पाठ के जो भी अंडरलेइंग मीनिंग है, जो यानी कि अंतर्निहित जो भी अर्थ हैं, उसको उसके क्षमता के अनुसार जो है उसके रूप में जो है हम जानते हैं। तो इसी को जो है अनुमात्मक जो है क्या कहते हैं, कंप्रीहेशन या रीडिंग कहते हैं। ठीक है, इस तरह से एनालिटिकल रीडिंग क्या होती है, एनालिटिंग मतलब विश्लेषणात्मक पठन। तो इसमें क्या होता है कि जो ये एक पठन का प्रकार है जिसका उद्देश्य जो है किसी पुस्तक की आलोचनात्मक रूप से जांच करना होता है। यानी कि हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और वो किताब अच्छी नहीं है, ठीक है, इसका लिखावट अच्छा नहीं है, ठीक है, इसमें लेखक द्वारा जो भी कार्य प्रस्तुत किए गए हैं उसके उद्देश्य देखना है, उसके वर्क को देखना है कि वो कैसा उसने इस पुस्तक में काम किया है। साथ ये भी है कि ये जो है किसी अपने एनवायरनमेंट से, हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट से कैसा जुड़ा हो, तो यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं हम। इंटेंसिव रीडिंग, जो इंटेंसिव मतलब होता है गहन पठन, तो ये पठन का वो तरीका होता है जिसमें हर पहलू को अच्छी तरीके से समझने के लिए जो है पढ़ाई की जाती है। ठीक है, और इसमें हम बता सकते हैं यह उस प्रकार का पठन है जो हमें अध्ययन करते समय जो है समझ के जो है सवालों का जवाब देने में मदद करता है। तो ये हमारा जो गहन पठन होता है, जो आप करते हो वो गहन पठन है। ठीक है, गहन पठन किसी पाठ में शब्दावली या किसी पैटर्न को समझने जैसे उद्देश्यों पर जो है केंद्रित रहता है कि भैया जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है या जो भी पैटर्न है उसको समझें, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसको याद रखें। तो ये अंडरस्टैंडिंग करवाता है वोकेबुलरी और पैटर्न को। ठीक है, तो इंटेंसिव पठन को हम गहन पठन कहते हैं। एक्सटेंसिव पठन की बात करें तो इसको विस्तृत पठन कहा जाता है। ठीक है, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये कैसा पठन है, डेवलप्स करता है लैंग्वेज एंड कल्चरल अवेयरनेस एंड बिल्ड्स आवर पैसिव नॉलेज। ठीक है, अब विस्तृत पठन क्या होता है, इस प्रकार का पठन जो है सांस्कृतिक और भाषा के जागरूकता का विकास करता है। ये हमारा जो भी निष्क्रिय जो पैसिव हमारा जो नॉलेज होता है ना उसका निर्माण करता है। ठीक है, निष्क्रिय नॉलेज है उसको भी हमारा निर्माण कर देता है ये। विस्तृत पठन जितना संभव हो उतना पढ़ना होता है, यानी कि जितना पढ़ सकते हैं उतना, विस्तृत मतलब बहुत ज़्यादा, तो जितना पढ़ना हो उतना पढ़ें। और पढ़ने की कौशल को बढ़ाने के लिए ये गति प्रदान करता है, पढ़ने की जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी हमारी गति प्रदान होगी ना। या आनंद के लिए और कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है ये एक सहज तरीका है। ठीक है,
अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो मान लीजिए कि कोई छात्र को कक्षा में चर्चा किए जाने से पहले एक अध्याय पढ़ने के लिए कहा जाता है, उस स्थिति में वे अध्याय का सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए व्यापक अध्ययन करते हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको एक चैप्टर दे दिया कि कल ये चैप्टर पढ़ के आना, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लास में, आप जो है इस चैप्टर को समझाना, तो आप जो है इसको व्यापक रूप से पढ़ोगे, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करोगे, तो ये चीज़ जो है विस्तृत पठन होता है। स्किमिंग क्या होता है और स्कैनिंग क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। स्किमिंग जो है ये क्या करता है, जनरल मीनिंग ऑफ टेक्स्ट निकालने का जो है एक तरीका होता है, जैसे कि हम मैप देख करके जो है समझ जाते हैं, तो इस तरह का जो होता है। स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग मतलब है कि मैंने आपको 10 नाम दे दिए और मैंने बोला कि या मैंने आपको 50 नाम दे दिया और मैंने बोला कि आप अपना नाम जो है निकालिए, तो आप सभी के नाम नहीं पढ़ोगे, आप स्कैन करोगे बिल्कुल माइंड से और अपने नाम की तरफ फटाफट भागोगे, इतनी तेज़ी से भागोगे कि आपको नाम आपका मिल जाएगा विद इन ए सेकेंड। तो ये चीज़ जो होता है आपका स्कैनिंग होता है। तो ये स्किमिंग स्कैनिंग के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और भी पढ़ चुके हैं। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उसको समझते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ साइलेंट रीडिंग। अब साइलेंट रीडिंग जो मौन वाचन है उसके क्या मतलब आपके वो फ़ायदे हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वाचन कौशल में कि आपके कौन कौन से वाचन होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज। कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज क्या होता है ये तो आप बता ही सकते हो। और कन्वर्सेशन यानी बातचीत या वार्तालाप क्या होती है ये भी बता सकते हैं हम। मोनोलॉग क्या होता है ये बता देंगे हम। मेंशन एनी वन यूज़ ऑफ डिक्शनरी अपार्ट फ्रॉम द प्रोवाइडिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स। यानी कि जो डिक्शनरी शब्दावली जो हम यूज़ करते हैं उससे हम मीनिंग तो निकालते हैं, उसके अलावा जो है हम उसका क्या उसका उद्देश्य है, क्या जो है हम बता सकते हैं कि एक और जो है उसका फ़ायदा हो, क्या एक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है डायलॉग बिटवीन ए कस्टमर एंड सेल्समैन के बीच में, डायलॉग बिटवीन मदर एंड बॉय के बीच में डायलॉग राइटिंग कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको डायलॉग राइटिंग आना चाहिए। जैसे भी बोलेगा कि कस्टमर जो है और सेल्स बॉय, तो सेल्स बॉय आएगा फिर कस्टमर आएगा फिर सेल्स बॉय फिर कस्टमर, सेल्स बॉय फिर कस्टमर। अगर मदर बॉय आएगा तो मदर फिर बॉय, या मदर चाइल्ड, ठीक है, टीचर और जो है आपका प्यूपिल। पुपिल मतलब क्या, शिष्य होता है, तो टीचर और शिष्य के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, कोई भी वार्तालाप अपनी मर्जी से लिखना होता है। जैसे मैंने एक यहाँ पे छोटा सा पर्पस विहीन जो मतलब जिसका अ, आप चाहें तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो इस तरह का जो मैंने यहाँ पे समझाया हुआ। किस तरह के क्वेश्चन, 5-5 नंबर के ये मतलब बड़े टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस तरह से आप जो है अपनी मर्जी से एक वार्तालाप तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि कोई कस्टमर है और एक सेल्स बॉय है, उसके बीच में जो मोबाइल स्टोर है वहाँ पे बातचीत हो रही है। वो मोबाइल स्टोर में जूते तो खरीदने नहीं जाएगा, तो मोबाइल स्टोर में क्या खरीदने जाएगा, वो कोई मोबाइल खरीदने जाएगा। अब जो है सेल्स बॉय क्या बोल रहा है कि हेलो मैम, कैन आई हेल्प हेल्प यू, मतलब मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो कस्टमर जो है यानी कि फीमेल जो कस्टमर है वो बोल रही है यस आई एम लुकिंग फॉर ए मोबाइल फ़ोन। यस आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं एक मोबाइल फ़ोन के लिए जो है यहाँ पे आई हूँ। तो फिर सेल्स बॉय बोलता है आर यू लुकिंग फॉर एनी पर्टिकुलर ब्रांड मैम। तो यहाँ पे क्योंकि फीमेल की बात हो रही है तो इसीलिए मैम की यूज़ किया गया है। तो सेल्स बॉय जो है वहाँ पे वो क्या बोलता है कि आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड का यानी कि जियोमी, रेडमी, सैमसंग या किसका मतलब लेना चाहती हैं, उसके लिए देख रही हैं। तो कस्टमर ने बोला नो बट इट्स साउंड्स क्वालिटी शुड बी गुड, यानी कि इसका आवाज़ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एंड शुड बी हैव गुड फ्रंट एंड बैक कैमरा, और इसकी अच्छी मतलब सामने का और बैक कैमरा जो है अच्छा होना चाहिए। इस तरह की बातें चल रही हैं और इसी बातों को जो है आप विस्तार से अपनी मर्जी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आपको जो है मैंने बताया कि आपके रीडिंग के जो है 6 टाइप मैंने लिखे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओरल रीडिंग हो जाता है, इसको रीडिंग अलाउड भी बोलते हैं। फिर आपका साइलेंट रीडिंग हो जाता है, फिर इंटेंसिव रीडिंग और टीचिंग ऑफ प्रोस टेक्स्ट, एक्सटेंसिव रीडिंग, रैपिड रीडिंग भी बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री रीडिंग भी बोलते हैं, नेक्स्ट हो जाता है, और लाइब्रेरी रीडिंग होता है। तो ये सारे रीडिंग के प्रकार आपको याद रखना है। स्किमिंग क्या होता है इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा अलग से। ठीक है, मैंने बता दिया था स्किमिंग क्या होता है। व्हाट आर द रिमीडियल मेजर्स मे बी अडॉप्टेड फॉर वीकनेस ऑफ लिसनिंग एबिलिटीज़। तो भाई हम जो आप सुनने का आपका जो कौशल है उसको अच्छी तरह से उसकी उसकी जो कमियों हैं उसको दूर करने के लिए हम क्या जो है मेजर्स अपनाएंगे, कैसे हम उसको दूर करेंगे, तो कुछ हम पॉइंट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये बता सकते हैं। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग स्किल, जो हम सुनने का कौशल है जो है उसका उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है कि भैया लिसन हमारे जो श्रवण कौशल है उसका उद्देश्य क्या है। तो भैया ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी भी आपको याद आ जाएगा।
इसके अलावा जो व्हाट इज़ कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है ये आपको बताना है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज़ रोल प्ले, बहुत बार पूछा जाता है रोल प्ले क्या होता है, ठीक है। तो रोल प्ले क्या होता है, रोल प्ले मतलब आप किसी एक इंसान की जगह अपने आप को जो है उसकी जगह प्ले करो, ठीक है। आप चाहे राजा बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, टीचर बन जाओ, कुछ भी, तो वहाँ पर जो है ये आपको जो है एक फील देता है, अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका देता है, ठीक है। और ये जो है वाई रोल प्ले इज़ यूज फॉर इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग, तो यहाँ पर जो है ये द जॉय ऑफ रोल प्ले इज दैट द स्टूडेंट कैन बिकम एनी वन लाइक फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी किसी इसमें इफेक्टिव क्यों होता है कि किसी भी समय पे वो बन जाता है। इसके बारे में हम बताएंगे और भी चीज़, जैसे प्रेसिडेंट बन सकता है, क्वीन है, मिलेनियर बन सकता है, पॉप स्टार बन सकता है, एंड इसके चॉइस जो है एंडलेस हो सकते हैं। और इसके यूज़ क्या है, तो यूज़ ऑफ रोल प्ले भी पूछता है आपसे, हमेशा ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे रूल आपसे पूछता है, तो यहाँ पे आप जो है बता सकते हैं, ये फन एंड मोटिवेटिंग होता है, ठीक है। साथ ही साथ स्टूडेंट जो है चांस प्राप्त करता है अपने आप को कि वो जो है किस रास्ते पे ले जाना चाहता है, क्या बनना चाहता है, इस तरह की बातें हैं। और जो है वो जो है वर्ड ऑफ द क्लासरूम इज ब्रॉन्डेड इन इंक्लूडेड आउटसाइड ऑफ दस ऑफरिंग ए मच वाइडर रेंज ऑफ लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज़। और जो है वो और भी जो है जब जो कोई भी अगर वो बनता है, कोई भी रोल प्ले करता है, तो उसके हिसाब से जो लैंग्वेज चूज़ कर सकता है, यानी कि उसको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अपने लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज़ के, ठीक है, वाइड रेंज मिलता है। व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग, हाउ इज़ दिस बी रिमूव्ड, इन नहीं है, इज़ है, ठीक है। तो ये इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं आप बता सकते हो, ये सारी की सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। हम सबसे पहले मेंशन कर रहे हैं कि डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, उसके बाद जो है हम बता देंगे इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद जो है व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, तो एवल्यूटिंग जो है ये फोर्थ स्टेज माना जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इनको, तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलेक्टिव लिसनिंग एट द वर्क प्लेस, फिर राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, हियरिंग और लिसनिंग में क्या जो है आपको अंतर होता है ये पूछा गया। इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फिलअप्स बनते हैं, ठीक है, ये फिलअप्स जो है आपको ध्यान रखने हैं। ये क्वेश्चन है और इसके आंसर्स मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, देख रहे हो ना आप, ये सारे के सारे, ठीक है। डिफाइन फोनोलॉजी क्या होती है, इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये सारे के सारे वॉवेल्स होते हैं। और इसके बाद में विच साउंड्स आर नोन एज ग्लाइड्स, तो ग्लाइड्स साउंड्स जो होते हैं वो डब्लू और जे होते हैं, ये ध्यान रखना है कि डब्लू और जे साउंड जो है ये ग्लाइड्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दो सब्जेक्ट, एक तो एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। ये जो है दो पार्ट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के। इसके बाद जो है आपका ये भी आप कर लोगे, इसमें कुछ तो है नहीं। राइट द टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, तो वर्ब्स तो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट दो ही तो वर्ब्स होते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। इसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कुछ फिलअप्स आएंगे जिसमें आपका कॉमन सेंस यूज़ होगा, टेंथ और ट्वेल्थ, टेंथ का। तो इसमें देखिए टेंथ का, एट्थ का, सेवन्थ का, जो भी आपने क्लासेस अपनी पढ़ रखी हैं, तो उसमें जो आपने ग्रामर सीखा है उसी का फिलअप्स जो है आपको यूज़ करना है। दे सिंग आएगा, अगर सिंगुलर रहता है तो सिंग्स आ जाता है, वेरी वेल। इस तरह से टाइम एंड टाइड्स, वीड्स आता है, टाइम एंड टाइड्स यानी समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते, नो मैन, ठीक है। तो यहाँ पर माई फ्रेंड्स फादर और मदर, फादर और मदर, तो फादर है या फिर मदर है तो इज आ जाएगा, ठीक है। दोनों होता फादर एंड मदर तो आर आ जाता। नो न्यूज़, इज, न्यूज़ के साथ हमेशा इज आता है, ठीक है। न्यूज़ तो आपको लगेगा कि बहुवचन बन गया एस लगाने से, नहीं, ये इज ही रहता है। इसके बाद जो है यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे नाउन्स कितने होते हैं, तो नाउन्स का आपको पता होना चाहिए, 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फेमिनी जेंडर ऑफ ए ड्रोन क्या होगा, तो इसके फेमिनी जेंडर जो होता है वो ड्रोन का बी होता है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपसे गिव एग्जांपल ऑफ ड्यूअल जेंडर, तो ड्यूअल जेंडर में हमारे जो है डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर क्यों, कि डॉक्टर जो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है ना। किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। इंजीनियर भी आपकी महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है। कोई मिनिस्टर जो है वो भी महिला या पुरुष हो सकती है, तो ये ड्यूअल जेंडर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है व्हाट आर द 3 डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, तो 3 डिग्री में को पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव आता है, ठीक है। व्हाट इज़ ए गुड पैराग्राफ, इसके बारे में आप लिख दोगे, इसमें की सेंटेंसेस का ध्यान रखा जाता है। और यूनाइटी ऑफ की सेंटेंसेस, यानी कि जो भी लिखा गया है उसको यूनाइट किया जाता है, कोहेरेंस होती है उसमें। साथ ही साथ जो है लेंथ ऑफ पैराग्राफ इसमें जो है ध्यान रखा जाता है, टॉपिक से अलग नहीं होना चाहिए।
इसके बाद जो है आपके एमसीक्यू कुछ इस तरह से बनते हैं। तो कितने तरह के स्क्रिप्ट होते हैं, तो 3 तरह के स्क्रिप्ट होते हैं, ठीक है। और होमोफोन्स क्या होते हैं, जो होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे से साउंड में सेम होते हैं लेकिन मीनिंग जो है अलग होती है। जैसे कि सेल और सेल, इस सेल का मतलब हो गया फ़ोन और इस सेल का मतलब होता है बेचना। दोनों को जब बोल रहे हैं तो सेल ही आवाज़ निकल रहा है। ये फेयर है और ये फेयर है। एक फेयर जो है मेला होता है, एक फेयर जो है किराया हो गया। जैसे ये डियर है और एक डियर है, और ये डियर हो गया प्रिय और ये डियर हो गया आपका हिरण, है ना। तो इस तरह से जो बोलने में तो एक जैसे लगे लेकिन मीनिंग अलग अलग निकल जाए, उन्हीं को हम होमोफोन्स बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये वर्ड दैट प्रोनाउंस सेम एज अदर वर्ड बट हैज़ ए डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। इनकी स्पेलिंग भी अलग होती है और मीनिंग भी अलग हो जाता है, इन्हीं को हम होमोफोन्स कहते हैं। आई को हम, आँख को आई और आई मतलब में, तो ये भी आपका होमोफोन्स ही है। एग्जाम्पल्स पूछ लेता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, होमोफोन्स क्या होता है डेफिनेशन पूछ सकता है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ एनोनसिएशन इन इंग्लिश। एनोनसिएशन जो होता है उसको हम क्या मतलब, एनोनसिएशन का मतलब होता है सीधा सीधा जो हम भी स्पीच करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, हमारे वोकल साउंड जो होती है उसमें फॉल और राइज जो होती है। जैसे कि मैं बोलूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनोनसिएशन इन इंग्लिश, तो मैं यहाँ पे कई बार थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ऊपर हुआ हूँ। व्हाट इज क्वेश्चन टैग एंड एग्जाम्पल्स, तो ये जो है मेरा ठहराव और रुकाव जो हुआ ना, ये क्या हुआ, एनोनसिएशन हो गया। तो इस तरह से जो फाइल और फॉलिंग और राइजिंग एनोनसिएशन है ना, इसी को हम बोलते हैं जो एनोनसिएशन। और साथ ही साथ इसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। मेंशन कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। एक तो होता है आपका फॉलिंग एनोनसिएशन, एक होता है आपका राइजिंग एनोनसिएशन, और एक फॉलिंग एंड राइजिंग दोनों में ही साथ में ही आ जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, व्हाट इज क्वेश्चन टैग एंड एग्जाम्पल देना है आपको। क्वेश्चन टैग जिसके पीछे जो है क्वेश्चन मार्क्स लग जाए। सी इज डॉक्टर, इजंट सी, वह डॉक्टर है क्या वह नहीं है, ठीक है। ही इज, ही इज नॉट देयर, ही इज, वो वहाँ नहीं है क्या वो है। आई डोंट नीड टू फिनिश दिस टुडे, टू आई, मुझे इसको आज ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग थोड़ा सा ध्यान रखना है। और क्वेश्चन टैग का मतलब इन ग्रामर, क्वेश्चन टैग इज वेरी शॉर्ट क्लॉज एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट विच चेंजेस द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन है, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे कहीं भी नोट नहीं लगा है तो यहाँ पे आ जाएगा नोट। यहाँ पे भी आपका यहाँ पे नोट लगा है तो यहाँ पे आ जाएगा बिना नोट के। यहाँ पे देखो इज ही, यहाँ पे इजंट सी, यहाँ पे नोट नहीं लगा है, सी इज ए डॉक्टर। अगर यहाँ पे सी इज नॉट ए डॉक्टर तो यहाँ पे आ जाता सी इज सी। यहाँ पे नोट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे डोंट आ गया तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा। डू आई, यहाँ पे नोट नहीं आएगा। तो इसमें ये हमेशा होता है, अगर स्टार्टिंग में नोट आ गया तो क्वेश्चन टैग जो बनाएंगे वहाँ पे नोट नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में नोट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में जो नोट आ जाता है। इसके बाद राइट करना है आपको, लेटर प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है कि भैया आपको लीव दे दे 10 दिन की। आपको जो है ब्रदर या सिस्टर की मैरिज अटेंड करनी है तो लीव तो आप लिख सकते हो। इसमें जब आपको कोई एड्रेस नहीं दिया हो तो एड्रेस तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी डेट डाल सकते हो, सब्जेक्ट जरूर मेंशन करोगे आपको किसके लिए छुट्टी चाहिए। फिर जो है रिक्वेस्ट को आप समझाने का प्रयास करोगे, ठीक है। आपका जो लेटर होगा वो अच्छा होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए, 8वीं 10वीं के बच्चों जैसा नहीं होना चाहिए। आपका लेटर जो है थोड़ा सा देख लो, इस तरह से समझ के लिखना है, ठीक है। मेरे एल्डर ब्रदर हैं, उनकी सेरेमनी है वो जो दिसंबर में इस तारीख को रखी गई है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, जो अरेंजमेंट करनी है, मैनेजमेंट करना है वेडिंग का, वो मेरे ऊपर ही है, ठीक है। इसीलिए मैं जो है कॉलेज को अटेंड नहीं कर सकता हूँ। गेस्ट हाउस में जो है व्यवस्था करनी है लोगों को वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे मेरा प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस प्लीजेंट ओकेशन पे ये जो अच्छा सुहाना अवसर है, इस पर जो है मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना आवश्यक है। इसलिए मुझे इस दिन से इस दिन तक का अवकाश दीजिए, ठीक है। बाकी जो है आप अपना और थोड़ा सा मर्जी से लिखना चाहें, नहीं लिखना चाहें तो 1-2 लाइन कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होना चाहिए आपको, ठीक है। इस तरह से आपसे कभी कभी जो है पूछा जाता है नोटिस लिखिए आप। स्कूल नोटिस बोर्ड पे आपको जो है नोटिस चिपकाना है, तो नोटिस कैसा रहेगा, नोटिस कैसा पूछा जाएगा, तो उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर तो नहीं है। लेकिन नोटिस जब भी आप लिखोगे तो कौन से स्कूल को आप जो है, किस स्कूल का नाम इसमें दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया है तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं या जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो इस कॉलेज का नाम लिख दोगे। फिर यहाँ पे बीच में लिख दोगे नोटिस, या फिर आप लिख सकते हो ऊपर नोटिस और नीचे स्कूल का नाम, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद जो है डेट ज़रूर आप साइड में मेंशन करोगे कि डेट क्या होगी। फिर आप जो है सब्जेक्ट मेंशन करोगे कि वो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट यानी कि किस लिए जो है नोटिस लिखा जा रहा है, ठीक है। और फिर उस नोटिस को जो है आप समझा दोगे कि भैया ये नोटिस है, इस नोटिस को जो है आप देख लो, ठीक है। बाकी नीचे आप जो भी आपका नाम बोले कि हेड बॉय हैं या फिर आप मॉनिटर हैं या क्लास टीचर हैं या फिर आप प्रिंसिपल हैं, जो भी जिसकी तरफ से ये नोटिस लिखना है, नोटिस आपको लिखना है। आपको अपनी डिटेल्स को बहुत ही ईजिली, और नोटिस बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में सटीक टू सटीक शब्दों में लिखा जाता है। तो इस तरह का नोटिस लिखना है। दिस इज इन्फॉर्म दैट स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दैट एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन इज विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 22 मार्च फ्रॉम 10 AM टू, जो भी यहाँ पे आप डेट समय डालना चाहें, 11:30 डाला है तो आप 12:30, 13:30 जो भी डालना चाहें, इन द स्कूल ऑडिटोरियम या फिर कॉलेज ऑडिटोरियम। द टॉपिक इज सेल फोन्स हैव किल्ड क्रिएटिविटी ऑफ स्किल्स किड्स, ठीक है। बच्चों की जो है सेल फोन ने क्रिएटिविटी मार दी है, ख़त्म कर दी है। पहले बच्चे जो है कुछ कुछ कलाकारियाँ करते थे, बनाते थे, रंगोली बनाते थे, ये करते थे। अब तो बच्चे केवल कार्टून्स, नेटवर्क और जो भी है वो देखते हैं, टाइम पास करते हैं, रील्स देखते हैं। दोज इंटरेस्टेड मस्ट गिव देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स बाई डेट आप डाल दोगे, और सिलेक्शंस दैट विल बी हेल्ड ऑन, जो भी आप डेट को सिलेक्शन करना चाहें वो डाल दोगे। तो इसमें बिल्कुल सटीक टू सटीक जानकारी रहती है नोटिस में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जो है मैंने आपको बताया है कि एम पी डी एल एड के नोट्स जो हैं आपके पूरे तैयार हो चुके हैं, आप जब भी लेना चाहें ले सकते हैं। आपका फर्स्ट ईयर का नोट्स जो है 499 में उपलब्ध है, सेकेंड ईयर का 599 में उपलब्ध है, ऑल सब्जेक्ट मिलेगा आपको। और जो भी आपको पेमेंट करना है, नंबर यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, इसी नंबर पे आप जी पे कर सकते हैं या फ़ोन पे कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे संपर्क करने चाहते हैं तो कर सकते हैं, वहाँ पर आप जो है स्कैनर का जो है क्यूआर कोड प्राप्त कर सकते हैं, उसके द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के 1 मिनट बाद ही आपको जो है नोट्स प्राप्त करवा दिए जाएंगे। या सामने प्लेलिस्ट आ रही है, इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आप अपना कोई भी विषय नहीं देख पाए हैं तो आपका 801, 802, 803, 804, 805 और 806 विषय तक जो है यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।